हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 8 नवंबर की करंट अफेयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, तो हम इनको डेली बेसिस कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये करंट अफेयर्स, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की हो, यूपी पीसीएस की हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, तो आप इनको डेली बेसिस कवर करते रहिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, यानी कि उत्तराखंड में होने वाला जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, उसका नया सिलेबस भी आया है, तो उसकी फुल प्रिपरेशन चल रही है। फुल प्रिपरेशन बैच लॉन्च हो चुका है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एफआरओ मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। एफआरओ मेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आप दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो अभी पेपर होने जा रहा है 26 दिसंबर को, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम यानी ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, ये डेली करंट अफेयर्स आप ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS2 से। तो GS2 से यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर न्यूज़ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो कोटा दिया गया था, उसको सही ठहराया है। रिजर्वेशन जो दिया गया था 10% का, उसको सही ठहराया है। तो 103वां जो अमेंडमेंट किया गया था, जिससे कि 15 आर्टिकल में 15 क्लॉज 6 इंसर्ट किया गया था, और 16 आर्टिकल में क्लॉज 6 इंसर्ट किया गया था, और जो ये परमिट करता है कि 10% रिजर्वेशन जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि जो सरकारी संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है सरकारी वाले, और जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है यानी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इन सब में 10% रिजर्वेशन रहेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का। तो ये जो रिजर्वेशन है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोग हैं, वो कौन नहीं होंगे? वो नहीं होंगे जो ऑलरेडी SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, या OBC कैटेगरी का जो फ़ायदा ले रहे हैं, यानी कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट वहाँ पे ले रहे हैं, वो EWS के अंदर नहीं आएंगे। नेक्स्ट आता है, कोल मिनिस्ट्री ने लीड किया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को। तो 33,422 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ एसेट्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ मोनेटाइज, यानी कि इतने करोड़ के 33,000 करोड़ के एसेट्स को, पूंजियों को गवर्नमेंट ने मोनेटाइज किया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत 2022-23 में। अब देखिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? सरकार का कहना ये है कि जो सरकारी संस्थान हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो उनको हम मोनेटाइज़ किया जा सकता है जिनको, लेकिन वो मोनेटाइज़ नहीं हो रही है। यानी कि मान लेते हैं कोई ऐसी ज़मीन है जो वो खाली पड़ी है, उस पर कुछ नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि हम उसको कुछ किराए पे दे दें, जिससे कि सरकार को उससे बेनिफिट मिल सके। विद द कोल मिनिस्ट्री लीडिंग द लिस्ट बाय रेजिंग 17,000 करोड़ रुपये। तो कोल मिनिस्ट्री को 17,000 करोड़ रुपये का फ़ायदा मिल रहा है मोनेटाइजेशन से। There is likely to be a shortfall of rupees 38,000 crore in the overall asset monetization target of 1,62,000 crore in 2022-23। अब सरकार के जो टारगेट होते हैं वो अपने आप में इतने बड़े बड़े होते हैं, तो सरकार ने जो टारगेट रखा था मोनेटाइजेशन से, उन्होंने ये रखा था कि 1,62,000 करोड़ का हमें मुनाफा होगा, या हमको जो हम एसेट्स हैं, जो हमारी पूंजियां हैं अलग अलग विभागों की, उनको जब हम निकालेंगे किराए पे देने के लिए, सेल पे देने के लिए, तो उससे हमको 1,62,422 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन अभी तक जितना बिका है या जितना रेंट पे गया है, उससे 38,000 करोड़ रुपए अभी कम है। नेक्स्ट आता है, अरुण गोयल जी ने इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट ले ही ली है। तो अरुण गोयल, जो कि अपने आप में एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है 1985 के, पंजाब कैडर के, तो वो नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिए गए हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कौन है इस टाइम पे? राजीव कुमार, जो कि करंटली नेपाल में हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं
क्योंकि वहाँ पर नेशनल इलेक्शंस हो रहे थे। तो नेपाल में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो देखिए एक देश कैसे अपने यहाँ पे निष्पक्षता के लिए काम करता है। तो जैसे नेपाल अपने यहाँ पे ये लोगों को दिखाने के लिए कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उसने दूसरे देश के जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको बुलाया है, जिससे कि वो ये देख सकें, ये ऑब्जर्व कर सकें कि वहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। वाइल मिस्टर गोयल एज्यूमिंग चार्ज, द थर्ड एंड फाइनल वैकेंसी इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फिल्ड। नेक्स्ट आता है रशिया से क्रीमिया को जोड़ने वाला, क्रीमियन पेनिनसुला को जो जोड़ने वाला जो पुल था वो डैमेज हो गया है। तो रोड और रेल ब्रिज लिंकिंग रशिया एंड द क्रीमियन पेनिनसुला वाज डैमेज्ड इन अ पावरफुल ब्लास्ट ऑन सैटरडे, हिटिंग अ क्रूशियल सप्लाई रूट फॉर रशियन फोर्सेज इन यूक्रेन। तो रशिया की फोर्सेज जो यूक्रेन जा रही थी उस पुल के माध्यम से, वो पुल अब क्षतिग्रस्त हो गया था। अब कुछ टाइम बाद उसको सही भी कर दिया गया है। तो क्रीमिया और रशिया का लिंक अगर हम देखें तो 19 किलोमीटर यानी कि 12 मील लंबा ये क्रीमिया ब्रिज है जो कर्च स्ट्रेट पे है। ये सब नाम आपको ध्यान होने चाहिए कि कर्च स्ट्रेट कहाँ पर है। ये एक डायरेक्ट वे था जो ट्रांसपोर्ट के लिए एक नेटवर्क बनाता था रशिया और क्रीमियन पेनिनसुला का, जिसको जब मॉस्को ने यानी कि रशिया ने जो क्रीमियन पेनिनसुला है उसको यूक्रेन से 2014 में उसको जब्त कर लिया था, उसका कब्जा कर लिया था उसके ऊपर, उसके बाद रशिया ने ये पुल बनवाया था। और व्लादिमीर पुतिन जो हैं अभी पिछले 2-3 दिन पहले देखा भी गया है कि वो उस पुल पे अब खुद अपनी गाड़ी चलाते हुए दिख रहे हैं, कि वो खुद ड्राइव कर रहे हैं उस क्रीमियन पेनिनसुला पे। द ब्रिज वॉज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन who opened it himself for road traffic with great fanfare by driving a truck across in 2018। तो उन्होंने ट्रक चलाया 2018 में, उस पर बहुत ही ज़्यादा फैनफेयर के साथ वो पुल खोला गया था। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आ रही है जिससे में ये कहा जा रहा है कि चाइना ने किस तरह से अपने यहाँ पे गरीबी को कम किया है और भारत उससे क्या सीख सकता है, भारत के लिए उसके लिए क्या सबक है। तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली रिलीज़ करी एक रिपोर्ट ग्लोबल पॉवर्टी पे, यानी कि वैश्विक अगर हम गरीबी देखें तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट डाली है वर्ल्ड बैंक ने। रिपोर्ट में कहना यह है कि इकोनॉमिक डिसरप्शन ब्रॉट बाय कोविड-19 एंड द यूक्रेन वॉर हैज़ प्रोड्यूस्ड एन आउटराइट रिवर्सल इन पॉवर्टी रिडक्शन अक्रॉस द प्लैनेट। यानी रिपोर्ट का कहना यह है कि एक तो जो कोविड-19 पेंडेमिक आया, महामारी आई, और उसके बाद जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, उसके वजह से जो इतने टाइम से सरकारें जो है काम कर रही थी अलग अलग देशों में अपने यहाँ से गरीबी का उन्मूलन करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, वो पूरा का पूरा उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है। द पेस ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन हैड बीन स्लोइंग डाउन सिंस 2015। यानी कि पॉवर्टी जो रिड्यूस हो रही थी, गरीबी को जो कम होना है, उसकी जो स्पीड थी वो लगातार 2015 से कम होती जा रही है। यानी कि पहले बहुत तेज़ी से गरीबी कम हो रही थी, अब बहुत धीमे गरीबी जो है कम हो रही है। फर्दर जो पेंडेमिक रहा, उसके बाद फिर यूक्रेन का युद्ध हुआ, हैव अफेक्टेड सो मच दैट द वर्ल्ड इज़ अनलाइकली टू मीट द गोल ऑफ एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। अगर हम नो पॉवर्टी वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखें जो कि SDG 1 है, तो SDG 1 नो पॉवर्टी के ऊपर है। तो SDG 1 ये कहता है कि दुनिया के अंदर गरीबी नहीं होनी चाहिए और हमें 2030 तक उसको पूरा करना है। लेकिन अब ये देखते हुए कि जो पेंडेमिक आया 2 साल 2.5 साल के लिए सारे देश, पूरी अर्थव्यवस्था बंद रही, और उसके बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अब हम 2022 ख़त्म होने जा रहा है कि 2030 तक हम क्या ये अचीव कर पाएंगे, जो नो पॉवर्टी का SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट है हमारा। तो व्हाट हैज़ द वर्ल्ड बैंक स्टेटेड अबाउट इंडियाज़ पॉवर्टी लेवल्स। तो भारत के जो गरीबी रेखाएँ हैं, पॉवर्टी लेवल है, गरीबी स्तर है, इसके बारे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का क्या कहना है अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। तो इंडिया हैज़ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। फर्दर द डेटा फ्रॉम दी CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि वर्ल्ड बैंक ने यूज़ किया है, उसका कहना ये है जो एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त गरीबी के अंदर रह रहे हैं बिल्कुल, तो वो जो लोग हैं वो 56 मिलियन बढ़ गए हैं, यानी कि 5.6 करोड़ बढ़ गए हैं ऐसे लोग 2020 में। यानी कि 2020 के अंदर जो अत्यंत गरीबी में लोग रह रहे हैं वो 5 या 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो चाइना ने इसमें क्या अचीव किया है अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार चाइना ने 765 मिलियन यानी कि 76.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है 1978 से लेके 2019 के बीच में। करीब करीब ये 75% रिडक्शन है of the global reduction in the number of people living in extreme poverty in China।
चाइना हैज़ ऑल्सो अचीव्ड इम्प्रूवमेंट्स इन अदर मेजर्स ऑफ वेलबींग, जैसे कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब चाइना ने बहुत सारे कदमों पे, बहुत सारे स्तरों पे काम किया है, बहुत सारे पैरामीटर्स पे काम किया है, जिसकी वजह से उसके यहाँ पे जो गरीबी उन्मूलन है बहुत तेज़ी से हो पाया है। जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें एट बर्थ पे, यानी कि जिस टाइम पे कोई पर्सन, किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या माना जाए कि उसकी जो आयु प्रतिशतता है वो कितनी है, यानी कि वो कितना जिएगा। तो 1978 में वो 66 ईयर्स हुआ करती थी और 77 ईयर्स हो गई है अब 2019 में, यानी कि भारत से कम है। भारत में अभी भी 79 और 80 पे हम जा रहे हैं। 77 years by 2019 and the infant mortality rate dropped from 52 in 1978 to 6.8 per thousand infants in 2019। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो जो शिशु मृत्यु दर है, कि यानी कि जो छोटे बच्चे हैं फर्स्ट बर्थडे बनाने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है, तो 1978 में 52 बच्चे ऐसे हुआ करते थे 1000 में से, अब वो मात्र 6.8 रह गए हैं। तो चाइना की इम्प्रूवमेंट जो है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, पढ़ाई के सेक्टर में हो या इनकम के सेक्टर में हो, पिछले 4 दशकों में उसके वजह से उसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो 106 देशों में हुआ करता था, पहले 106वें नंबर पे हुआ करता था 1990 में, अब वो 85 नंबर पे आ गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट आता है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन। अब देखिए, फार्माकोपिया कमीशन होता है जो मेडिसिन के लिए लगाया जाता है, जैसे कि जो हमारी इंग्लिश मेडिसिन आती हैं, अंग्रेज़ी दवाई आती हैं, जो नॉर्मली हमको काउंटर्स पे मिलती हैं, उसके लिए कमीशन बना हुआ है। लेकिन जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे कि आयुर्वेद की जो मेडिसिन है, उसके लिए भी फार्माकोपिया कमीशन लगाने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है एक फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। होम्योपैथी जो है ये जर्मन, जैसे इस तरह से कुछ समझिए जिस तरह से जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद जैसे भारत का है, आयुर्वेद की जो उत्पत्ति हुई वो भारत से की, यानी कि इंडिया से हुई है। इसी प्रकार से जो होम्योपैथी है उसकी उत्पत्ति जर्मनी से हुई है, यानी कि जर्मनी का जो लोकल ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है वो होम्योपैथी है। भारत का लोकल ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेद है। अगर आप ग्रीस में जाएंगे तो ग्रीस में जो उनका ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है वो यूनानी है। अगर आप तिब्बत में जाएंगे, भूटान में जाएंगे तो उनका क्या है, उनका सोवा रिग्पा है। तो ऐसे करके अलग अलग देशों में, अलग अलग देश ना कह के यहाँ पे सभ्यताएं कहना ज़्यादा सही रहेगा, कि अलग अलग सभ्यताओं में उनके अपने अलग अलग लोकल जो ट्रीटमेंट सिस्टम है वो चलते हैं। लेकिन विश्व में एक इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम और चलता है, जहाँ पर जो कि पूरे देश में कॉमन है, पूरे दुनिया में कॉमन है। तो जो भारतीय मेडिसिन है, होम्योपैथी है, उसके लिए कमीशन बनाया जा रहा है। ये एक सबॉर्डिनेट ऑफिस होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत, बाय मर्जिंग फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। दोनों के अलग अलग हुआ करते थे, उनको मर्ज कर दिया जाएगा। साथ में 2 सेंट्रल लैब्स हैं, जो एक इंडियन मेडिसिन की थी गाजियाबाद में और एक होम्योपैथी की लैब थी, उन दोनों को, इन तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा। कमीशन इज एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोपियर स्टैंडर्ड्स फॉर आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक ड्रग्स, यानी कि एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा कि दवाइयाँ किस रूप में बननी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए उनका। तो उसके लिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, सिद्ध हो या फिर होम्योपैथी ड्रग्स हों, इन सब के लिए कमीशन स्टैंडर्ड्स तैयार करेगा। नेक्स्ट आता है इक्री सैट और ICAR में, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में पानी के मैनेजमेंट के लिए पार्टनरशिप हुई है। तो ICAR और इक्री सैट ने कोलैबोरेटिव वर्क किया है, एक प्लान किया है 2019 से 2023 के बीच में, जिसमें 3 रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं। मेजर फोकस क्या है? मेजर फोकस है, वन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स इज़ दी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेन लेग्यूम्स, यानी कि जो ग्रेन के लेग्यूम्स हैं, जैसे कि ग्राम यानी चना है, अरहर की दाल होती है, मूंगफली है, और जो ड्राई लैंड सीरियल्स होते हैं, यानी कि सूखी ज़मीन पे जो होने वाले हैं, जैसे राजस्थान में ज़्यादातर जो होते हैं, चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, इनकी जो प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल है उसको हम कैसे बढ़ा सकें, अडेप्टेशन कैसे हो और क्वालिटी ट्रेड्स क्या हैं। नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए यूनिफॉर्म कोड बनाए जाने की बात की जा रही है। जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा रहा है लोगों के लिए, दवाइयों के लिए भी, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए भी, फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी यूनिफॉर्म कोड बनाने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म कोड रखा है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो कि ऑपरेशनल है 2015 की जनवरी महीने से, टू प्रिवेंट अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, यानी कि दवाई बनाने वाली कंपनीज कोई गलत तरीके का इस्तेमाल ना करें, उसके लिए यूनिफॉर्म कोड बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहले कि जो फिल्म फेस्टिवल है IFFI
उसने अपनी ग्लोरी को रिवाइव किया है, क्योंकि अब वो पहली बार कोविड-19 के बाद फिजिकल फॉर्मेट में आ रहा है, यानी कि सब लोग वहाँ पे शिरकत करेंगे, अपनी प्रेजेंस देंगे। तो 53rd जो IFFI है, जिसको नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एंटरटेनमेंट सोसाइटी जो है गोवा की हेल्ड करती है, जो थीम है इस बार की वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा इन द लास्ट 100 ईयर्स, यानी कि भारतीय सिनेमा का जो इवोल्यूशन है, वो उसका विकास किस तरह से हुआ पिछले 100 वर्षों में, वो इसका थीम रहेगा। इसरो ने 200वां सक्सेसफुल लॉन्च किया है साउंडिंग रॉकेट का। तो रोहिणी RH-200 यानी कि रोहिणी 200 जो रॉकेट है उसका 200वां सक्सेसफुल लॉन्च करने जा रहा है इसरो ने इसका लॉन्च किया भी है। तो इसरो विल अटेम्प्ट द 200th कॉन्जिक्यूटिवली सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द रोहिणी यानी कि RH-200 साउंडिंग रॉकेट थुम्बा से। थुम्बा जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको केरला में मिलेगा। तो इसरो के चेयरमैन हैं S सोमनाथ और VSSC के डायरेक्टर हैं यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं S उन्नीकृष्णन नैयर, वो वहाँ प्रेजेंट थे। RH-200 अपने आप में एक सॉलिड मोटर पावर्ड, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह से चलता है। तो सॉलिड है, मोटर पावर्ड है, एक्सपेंडेबल रॉकेट है जो कि 70 किलोमीटर की हाइट तक जा सकता है, उसमें पेलोड हो सकता है। RH-200 हैड लिफ्टेड ऑफ सक्सेसफुली फ्रॉम थुम्बा फॉर द 199th टाइम इन अ रो इन अक्टूबर दिस ईयर। तो पहले अक्टूबर में लॉन्च हुआ ये, उसके बाद फिर नवंबर में करके इसको क्या कर दिया गया, इसको 200वां जो रॉकेट था वो उसमें भेज दिया गया। नेक्स्ट आता है नायरा। अगर हम कंपनी देखें तो नायरा के आपको अलग अलग जगहों पे पेट्रोल पंप्स भी मिल जाएंगे। तो ये जो कंपनी है ये रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके बनाई गई है। तो नायरा ने 80% जो तेल है वो एशिया को और अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया है, यूरोपियन यूनियन को इसने कोई भी तेल नहीं भेजा है। तो नायरा एनर्जी जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी है। इसने एक्सपोर्ट किया है 80% तेल, कहाँ कहाँ पर, एशिया में, वेस्ट एशिया में और अफ्रीका में अपने पहले 7 महीने में। और उसने यूके देखें, और यूके में देखें तो यूके में यानी कि उसने बहुत थोड़ा सा भेजा है, मिनिस्क्यूल वॉल्यूम्स भेजा है, और यूरोपियन यूनियन में तो बिल्कुल भी तेल भेजा ही नहीं है। और नायरा जो है ये भारत और रशिया की कोलैबोरेशन से बना है। नेक्स्ट आता है सोवरन इन्वेस्टर्स जो हैं वो यूएस को फेवर कर रहे हैं। भारत, यूएस, इंडिया एज टॉप इन्वेस्टमेंट मार्केट्स। तो यूएस का मार्केट हो और चाहे भारत का मार्केट हो, यहाँ पर वो पैसा लगाना पसंद कर रहे हैं। तो भारत का जो मार्केट है सेकंड मोस्ट कोवेटेड इन्वेस्टमेंट मार्केट है, यानी कि सबसे पहले लोग पसंद करते हैं कि वो अपना पैसा यूएस में इन्वेस्ट करें, और दूसरे नंबर पर फिर भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ FDPR और यूएस क्यों इसको यूज़ कर रहा है, जिससे कि चाइना का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो ख़राब हो जाए। जैसे चाइना में हम देखेंगे, चाइना में टेक्नोलॉजी बूम है, वहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ हैं, चाहे शियोमी हो, हुआवी हो, जितनी भी कंपनीज़ हैं आजकल हम जो नॉर्मली मार्केट्स में देखते हैं वो मेजरली चाइनीज़ कंपनीज़ ही होती हैं। तो यूएसए ने एक FDPR रूल लेके आया है, जिसके वजह से वो चाहता है कि चाइना के टेक्नोलॉजी सेक्टर पे बैन लगे या उस पर कुछ रोकथाम लगे। तो प्रोविज़न का नाम है फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल। तो FDPR पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में, जिससे कि यूएस जो है जो ट्रेडिंग है टेक्नोलॉजीज़ में उसको कंट्रोल कर सके। इट एसेंशियली सेज दैट इफ़ अ प्रोडक्ट वाज मेड यूजिंग अमेरिकन टेक्नोलॉजी, यूएस गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग सोल्ड। तो उसका कहना ये है कि मान लेते हैं कोई चीज़ ऐसी हो जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी की मदद से बनी हो, तो उसको अमेरिका जो है, यूएसए जो है, उसको बैन कर सकता है, उसके यूज़ को रोक सकता है। नेक्स्ट आता है इंडिया टू बिकम आत्मनिर्भर इन डाई अमोनियम फोस्फेट। तो डाई अमोनियम फोस्फेट जो कि एक फर्टिलाइज़र है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं हमारी एग्रीकल्चर के लिए। तो भारत जो है उसके अंदर आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, जिससे कि उसको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। द नेशंस हाई डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल जैसे कि रॉक फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड। इंडिया का प्लान है टू सिक्योर इट्स सप्लाईज एंड हेज अगेंस्ट प्राइस राइजेज बाय एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन मिनरल रिच कंट्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट्स एंड मल्टी ईयर इम्पोर्ट डील्स। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड है जो कि भारत की लीडिंग फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र प्लेयर है, यानी कि ये फॉस्फेट के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको बनाते हैं। उन्होंने आज फॉर्मलाइज़ किया है, एक्विजिशन किया है 45% इक्विटी का, किसके अंदर, बाओबाब माइनिंग और केमिकल कॉरपोरेशन है, ये सेनेगल की एक कंपनी है जो रॉक फॉस्फेट माइनिंग कंपनी है। नेक्स्ट आता है वापस से एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी से न्यूज़ है कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन चल रहा है। तो एक स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर यानी कि क्लीन कोस्ट सेफ सी कैंपेन चल रहा है। 75 डे का सिटीजन लेड कैंपेन है, जिससे कि ओशन की जो हेल्थ है उसको हम इम्प्रूव कर सके। 5 जुलाई को उसको स्टार्ट किया गया था और 17 सितंबर को इसको ख़त्म किया जाना था।
3 अंडरलाइन गोल्स थे इसके। पहले तो ये था कि कंज्यूम रेस्पॉन्सिबली, यानी कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो, चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, उसको रेस्पॉन्सिबली यूज़ करें, जिम्मेदारी से उपभोग करें उसका। सेग्रीगेट वेस्ट एट होम, यानी घरों में ही कूड़े को, कचरे को अलग अलग करें। और तीसरा था डिस्पोज रेस्पॉन्सिबली, यानी कि उसकी जो निपटान करना है आपको, उसको जो निपटारा करना है वो भी जिम्मेदारी से करें। ऐसा ना हो कि जहाँ तहाँ आप कूड़ा फेंक दें। और 17 सितंबर 2022 को हमने सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। नेक्स्ट आता है डीप सी बायोडाइवर्सिटी की। अगर हम बात करें तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ओशन टेक्नोलॉजी का, NIOT, अपना में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर, वो एक ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लान बना रहा है विद अ कैपेसिटी ऑफ 65 किलोवाट इन कावाराती लक्षद्वीप। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा कि अभी एक प्लांट बनाया गया है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ये कहाँ बनाया गया है? ये लक्षद्वीप में बनाया गया है। नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्ट का जो एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। जिस तरह से कि एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है इसरो का, वैसे ही एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर शिलोंग में है। तो ये एग्जीक्यूट करेगा 110 प्रोजेक्ट्स को 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 2024 तक। तो प्रोजेक्ट्स जो हैं किस किस डोमेन में रहेंगे? खेती के डोमेन में रहेंगे, पानी के जो रिसोर्सेज हैं उनके डोमेन में रहेंगे, फॉरेस्ट्री में रहेगा, पारिस्थितिकी इकोलॉजी में रहेगा, प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, विकास है, UAV रिमोट सेंसिंग है। UAV का मतलब हो गया जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में ड्रोन जिसको आप बोल सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट है। और ये सब चीज़ फंडिंग कहाँ से होगी? मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन से होगी। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से आएगा पैसा और राज्य सरकारें इसमें पैसा देंगी। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में, और इसको जॉइंटली किसके साथ किया गया था? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के साथ किया गया था। ये अपने आप में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, जो क्या प्रोवाइड करता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इनपुट्स प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट हो सके। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है केज। ये अपने आप में इनको कीज भी कहा जाता है। ये लो एलिवेशन आइलैंड्स हैं जो कि सिचुएटेड होते हैं ऑन सरफेसेज मेड ऑफ कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स के ऊपर ये बेस्ड होते हैं, इनको केज कहा जाता है। ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि केज क्या है, न्यूज़ में रहा तो ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। और ये कोरल रीफ्स से बने छोटे छोटे आइलैंड्स हो सकते हैं। दुनिया का लॉन्गेस्ट रूलिंग लीडर एक्सटेंड्स हिज रूल इन टाइनी अफ्रीकन स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। 43 ईयर्स के हैं प्रेसिडेंट टेओडोरो ओबियांग, हैज़ रूल्ड इक्वेटोरियल गिनी। अब देखिए इक्वेटोरियल गिनी में 43 ईयर से रूल कर रहे हैं प्रेसिडेंट, और उन्होंने जो है अपना अभी जो वोटिंग हुई है उसके वजह से उनका जो इलेक्शन है, यानी उनका जो प्रेसिडेंसी का टर्म होगा वो और आगे बढ़ गया है। फिर आता है नेक्स्ट की गवर्नमेंट जो है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज सेटअप करने जा रही है। कहाँ पे? नोएडा में। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखें तो तमिलनाडु के जो जगदीशन हैं उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। 277 रन्स उन्होंने मारे हैं। तमिलनाडु में जो तमिलनाडु के बैटर हैं यानी कि बैट्समैन हैं नारायण जगदीशन, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट एवर इंडिविजुअल स्कोर इन मेंस लिस्ट। एक क्रिकेट हो रहा था विजय हजारे ट्रॉफी का। तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट टीम टू ब्रीच द 500 मार्क इन लिस्ट ए क्रिकेट। तो लिस्ट ए क्रिकेट में तमिलनाडु जो है पहली टीम बन गई है जिसने 500 रन मारे हैं। अ क्रिकेट बिफोर विनिंग द मैच बाय 435 रन्स। फिर कुछ लोगों को जो कॉमनवेल्थ गेम्स में अवार्ड मिले हैं उनको देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है तेजस्वी शंकर को, इनको भारत का पहला हाई जंप मेडल मिला है। उसके बाद फिर गुरदीप सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है वेट लिफ्टिंग में, यानी कि CWG 2022 बर्मिंघम में। फिर बजरंग पूनिया को तीसरा कॉन्जिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल मिला है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में, 65 किलो रेसलिंग में। फिर अंशु मलिक को रेसलिंग में अवार्ड मिला है सिल्वर मेडल। साक्षी मलिक को गोल्ड मेडल मिला है 62 kg में। और सुधीर को जो मिला है वो मिले हैं गोल्ड मेडल मिला है पैरा पावर लिफ्टिंग मेंस हैवीवेट इवेंट में। और फिर जो M श्रीशंकर हैं इनको सिल्वर मेडल मिला है मेंस लॉन्ग जंप में। तो गाइज़ ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।